हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 12 अकाउंट्स में पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर पढ़ रहे थे और आज के क्लास में हम लोग पार्टनरशिप डीड को समझेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है और पार्टनरशिप डीड में क्या सब बातें लिखी होनी चाहिए। और अगर पार्टनरशिप डीड आपके पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं रहता है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई करेंगे। तो वो कौन से प्रोविजंस होते हैं जो पार्टनरशिप डीड के नहीं रहने पे अप्लाई करते हैं। तो चलो, आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको हम लोग शुरू करते हैं। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं आज एग्रीमेंट की। अब देखो, एक पार्टनरशिप बिजनेस की जो शुरुआत होती है वो एग्रीमेंट से होती है, जिसमें कि वो सारी बातें लिखी होती है जो एक पार्टनरशिप बिजनेस को करने के लिए उसकी जरूरत होती है। तो देखो, एग्रीमेंट एग्रीमेंट मतलब बोलते हैं इसको हिंदी में अगर बोलो तो एग्रीमेंट को बोलते हैं करार, यानी समझौता। ठीक है, ये होना चाहिए सभी साझेदारों के बीच में कि क्या बिजनेस के टर्म एंड कंडीशन रहेंगे, ठीक है, वो क्लियरली होनी चाहिए। अब देखो, ये एग्रीमेंट दो टाइप की हो सकते हैं। एक तो हुआ कि पार्टनर आपस में मिलके मीटिंग करके बात कर लिया, यानी ओरली मौखिक रूप से आपस में समझौता कर लिया। ठीक है, ओरल को क्या बोलते हैं, मौखिक रूप में आपस में बातचीत करके जो भी सारे बिजनेस के टर्म एंड कंडीशन है वो आपस में डिस्कस करके क्लियर कर लिए। ठीक है, और दूसरा हो सकता है रिटेन। दूसरा क्या हो सकता है, रिटेन। रिटेन को क्या बोलते हैं, लिखित में हो सकता है। ठीक है, अब देखो, अपना जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932, यानी पार्टनरशिप बिजनेस को कौन रेगुलेट करता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 रेगुलेट करता है। अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये बात नहीं लिखा है कि आपको रिटन एग्रीमेंट होना ही जरूरी है, मतलब आप ओरल भी कर सकते हो। पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये बात मेंशन नहीं किया है कि रिटन एग्रीमेंट होना कंपलसरी है, बट अब देखो, आपस में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहे और फ्यूचर में अगर कोई वाद विवाद होता है, देखो कोई ऐसा हो सकता है कि मौखिक में आपस में डिस्कस कर लिया लेकिन वो भूल जाएगा, या वो जानबूझ के अगर उसके मन में बेईमानी करने का होगा तो वो बोलेगा हमने ये बोला ही नहीं। बट अगर वो लिखित में रहेगा तो आपके पास एविडेंस है, कोई मुकर नहीं सकता है। तो फ्यूचर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो उसको अवॉइड करने के लिए रिटन एग्रीमेंट होना ज्यादा सही है। अब देखो, ये जो रिटेन एग्रीमेंट होता है उसी को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप डीड हो भी सकता है, पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 तो ये नहीं बोला है कि रिटेन एग्रीमेंट हो जरूरी है, कंपलसरी है, रिटेन एग्रीमेंट आपको चाहिए ही पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। उसमें तो ये है कि आप ओरल भी कर सकते हो एग्रीमेंट। बट अगर आप बिजनेस में रिटेन एग्रीमेंट करते हो तो उसमें सारी बातें, सारी टर्म एंड कंडीशन लिखते हो, उसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड एक बिजनेस के लिए मैंडेटरी नहीं है कि आपको पार्टनरशिप डीड बनाना ही है, बट टू अवॉइड कंफ्यूजन और आपको अगर पार्टनरशिप बिजनेस को लंबे समय तक रन करना है और आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर है, तो उसके लिए आपको पार्टनरशिप डीड रहना जरूरी है। इससे क्या होगा, सारी बातें, सारी टर्म एंड कंडीशन क्लियरली मेंशन रहेगी, तो कोई जो है अपनी बात से मुकर नहीं सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप डीड। अब देखो, पार्टनरशिप डीड को क्या बोलते हैं, साझेदारी संलेख। ठीक है, इसे आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड को क्या बोला जाता है, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अब ये आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है कि आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। ठीक है, तो आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप को ही पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं। ठीक है, अब सर ये पार्टनरशिप डीड क्या होता है। देखो, पार्टनरशिप डीड एक रिटेन एग्रीमेंट होता है। मैंने पहले ही बोला कि पार्टनरशिप डीड क्या है, एक रिटेन एग्रीमेंट है, यानी रिटेन डॉक्यूमेंट आप बोल सकते हो। पार्टनरशिप डीड क्या है, एक रिटेन डॉक्यूमेंट्स है। इसमें सारे पार्टनरशिप बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे रहते हैं। ठीक है, एक पार्टनर्स के क्या राइट होंगे, एक पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज होंगी, ये सब बारे बातें लिखी होगी। वो सारी बातें इसमें लिखी होगी जिसके वजह से पार्टनर्स
के बीच में के भी रिलेशन को इंपैक्ट कर सकता है। ठीक है, यानी कि आपस में फ्यूचर में कोई ऐसा बात जिसकी वजह से वाद विवाद पार्टनर्स के बीच में हो सकता है, वो सारी बातें इस पार्टनरशिप डीड में लिखी होनी चाहिए। जैसे एक पार्टनर को सैलरी कितना मिलेगा, एक पार्टनर को कितना कमीशन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या रेट होनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन की क्या रेट होनी चाहिए, कितना अमाउंट तक पार्टनर कैपिटल लाएगा, कितना पैसा ड्रॉइंग कर सकता है, पैसा कितना कैपिटल में से निकाल सकता है, बिजनेस का नाम क्या होना चाहिए, बिजनेस का एड्रेस क्या होना चाहिए, सारी की सारी बातें लिखी होगी जो हम लोग आगे अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग को समझ गए कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक रिटेन डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक है, अब रिटेन डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखी रहती है, कंटेन क्या होती है, इसमें क्या सब बातें लिखी रहती है। तो देखो इसमें सारे बिजनेस के टर्म्स होते हैं, क्या रहते हैं, सारे बिजनेस के टर्म्स होते हैं, टर्म्स सारे बिजनेस के क्या होते हैं, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। ये जो एग्रीमेंट आपस में सब लोग जो समझौता किए रहते कि ये सब चीज जो भी एग्री किए रहते सब मिलके, उस सब बातें को जो है इसमें पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है, यानी टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर। अब जैसे देखो आप चार दोस्त ने मिलके बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आप मीटिंग बिठाएंगे, सब लोग आपस में एक जगह बैठेंगे और आपस में सारी बातें को डिस्कस करेंगे और सब लोग एक कंक्लूजन पे आएंगे कि ऐसा ऐसा सारी रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए। तो सब लोग आपस में मिलकर डिस्कस करके एक टर्म एंड कंडीशन बना लेंगे कि ये सब बातें, इस पार्टनर ये ज्यादा काम कर रहा है तो इसको इतनी सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक है, हम लोग कौन कौन कितना पूंजी लाएगा, कितना पैसा निकालेगा, ये सारी बातें उसमें लिखी रहती है टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में बिटवीन पार्टनर। ठीक है, अब इसको भी सर बता दो कि ये टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर क्या क्या हो सकती है। चलो वो भी मैं बता देता हूं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें तीन बातें क्लियरली मेंशन रहेगी। तो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट होता है पार्टनरशिप बिजनेस के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। मैं क्या बोलता हूं, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, और साथ में क्या होता है कि दो चीज रहेगा, पार्टनर्स की क्या अधिकार है, राइट मतलब क्या होता है, अधिकार क्या क्या है, और पार्टनर्स के क्या क्या ड्यूटीज है, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के राइट और ड्यूटीज भी इसमें क्लियरली मेंशन रहेंगे। तो रूल्स एंड रेगुलेशन और पार्टनर्स के राइट एंड ड्यूटी पार्टनरशिप डीड में लिखी रहेगी। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर पार्टनरशिप डीड में क्या सब कंटेंट रहती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या सब लिखी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं। तो देखो सबसे पहला कि एक पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले क्या होनी चाहिए, नाम होना चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस का, और कहाँ पे उस पार्टनरशिप बिजनेस को अपने करने वाले हैं वो होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, नाम और एड्रेस होना चाहिए, नेम एंड एड्रेस, नेम एंड एड्रेस किस चीज का, पार्टनरशिप बिजनेस का, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, नाम और पता होनी चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस का। क्लियरली, चलो अब बात करते हैं दूसरा। तो सर कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, यानी बिजनेस का नेचर क्या होगा, हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, वो नेचर भी तो क्लियरली लिखी होनी चाहिए कि हम क्या, पता चला हम बिजनेस किस चीज के लिए शुरू कर रहे हैं और आपस में ये क्लियरली पता ही नहीं कि बिजनेस का नेचर क्या होगा, तो हम सोचे कुछ से करने कुछ और लगे। ठीक है, तो नेचर ऑफ बिजनेस पता होना चाहिए, यानी हम कौन सा बिजनेस करने वाले हैं। ठीक है, हमारा मुख्य व्यवसाय क्या होगा वो पता होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, हमारा मुख्य व्यवसाय क्या होगा, मेन बिजनेस जो होता है वो क्या होगा, वो क्लियरली पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे आप चारों दोस्त ने सोचा कि चलो हम क्या करते हैं, हम एक कोचिंग खोलते हैं और अपना चारों दोस्त ने सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो वो आपका मेन बिजनेस है।
ठीक है। अब ऐसा नहीं कि पार्टनरशिप की शुरू किए, उसको छोड़ के आप क्या कर रहे हैं, कोई दूसरा बिजनेस शुरू कर दिया। हाँ, आप उससे जैसे आप मान के चलो कोचिंग पढ़ाएंगे तो उसके साथ साथ कुछ और भी सुविधा आप जोड़ना, आपको लगा कि बहुत सारे बच्चे दूर से आना चाहते हैं तो आपने उसके लिए हॉस्टल की सुविधा खोल दी, तो उससे मेन बिजनेस से आपका जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पार्टनरशिप डीड में आपका बिजनेस का जो मेन जो एजेंडा है वो क्लियरली लिखी होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि भाई साहब कौन कौन पार्टनर होंगे, वो भी तो बता दो। पार्टनरशिप डीड में क्लियरली रहेगा कि हमारा कौन कौन सा पार्टनर होगा, उस पार्टनर का एड्रेस कहाँ 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 का होगा, उस वो पार्टनर की ऑक्यूपेशन क्या, उसकी प्रोफेशन क्या है, वो सब चीजें इसमें लिखी होनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, नेम पता होना चाहिए पार्टनर का, एड्रेस भी पता होना चाहिए, और पार्टनर क्या कर रहा है, उसकी ऑक्यूपेशन क्या, उसकी व्यवसाय क्या है। ठीक है, वो चीज पता होना चाहिए, नेम एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, चलो अब ये चीज पता चल गया। अब देखो अब क्या होना चाहिए कि पार्टनर कितना पूंजी लाएगा, अपने घर से पैसा कितना लाएगा, वो क्लियरली अगर हम पार्टनरशिप डीड में आपस में पहले से डिसाइड कर लेते कि तुम इतना पैसा लाओगे, तुम इतना पैसा लाओगे, तो वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, यानी कैपिटल कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। ठीक है, कैपिटल का पता होना चाहिए कि अमाउंट कौन कौन कितना लाएगा, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कौन कितना पैसा लाएगा, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, सभी पार्टनर जो जो पैसा लाएंगे वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, अब ये भी पता चल गया, नाम पता चल गया पार्टनरशिप बिजनेस का। ठीक है, कहाँ पे हम करेंगे वो भी पता चल गया, बिजनेस कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस का नेचर भी पता चल गया। ठीक है, कौन पार्टनर कहाँ से आ रहा है, यानी उस पार्टनर का नाम एड्रेस ऑक्यूपेशन भी पता चल गया, कौन कितना पैसा ला रहा है वो भी चल गया। तो अब ये भी तो बता दो कि प्रॉफिट कैसे बांटोगे। अब देखो जो ज्यादा पैसा लगाया होगा उसको लगता होगा कि हमको ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, फिर कोई दूसरा जो पार्टनर है वो बोलता है कि मैं काम ज्यादा करूंगा क्योंकि आप लोग तो किसी दूसरे बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो, तो मैं सारा बिजनेस का काम हम करूंगा तो हम ज्यादा पैसा लेंगे। तो सब लोग आपस में मिल बांट के तय कर लेंगे कि किसको कितना प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी लाभ हानि विभाजन अनुपात क्लियरली आप पार्टनरशिप डीड में लिख दोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, वो लाभ हानि कैसे बांटेंगे वो हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया कि हमने नाम एड्रेस ये सब तय कर लिया, क्या बिजनेस करेंगे तय, कितना कैपिटल लाएंगे वो तय कर लिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा वो तय कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इस पूंजी पे, अब देखो कोई ज्यादा पैसा लगाया है तो, और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान के चलो सबने आपस में डिसाइड कर लिया, तो जो पैसा लगाया है उसको इंटरेस्ट भी तो मिलना चाहिए। अब इंटरेस्ट की रेट क्या होगी, वो इंटरेस्ट की रेट क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब देखो पैसा अगर कोई लगाता है तो जरूरत पड़ने पे पैसा निकालेगा भी, तो जब कैपिटल में से पैसा निकालते हैं तो उसे हम बोलते हैं ड्रॉविंग्स। ठीक है, तो ड्रॉविंग्स पे क्या रेट होगी, ड्रॉविंग्स पे क्या रेट होगी वो भी क्लियरली पता होना चाहिए। देखो कोई पार्टनर ऐसा है कि उसके पास तो पैसा है, ठीक है, लेकिन वो कैपिटल के रूप में नहीं लगाना चाहता है। अब जो सारे पार्टनर ने लगाया उतना तो कैपिटल में वो भी लगा दिया, लेकिन वो चाहता है कि हम क्या करें, अगर बिजनेस को और भी पैसा चाहिए तो वो चाहता है कि हम लोन के रूप में बिजनेस को दे दें, उस पर इंटरेस्ट डिसाइड कर लो कि हम कितना मुझे लोन पे मिलेगा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बोल सकते हो पार्टनर्स लोन, या बोल सकते हो एडवांस भी बोला जाता है या लोन भी बोला जाता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी पार्टनर जो लोन दिया है बिजनेस को, ठीक है, या आप बोल सकते हो इसको एडवांस भी आप बोल सकते हो, इस पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों चीज पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग पे और इंटरेस्ट ऑन एडवांस पे क्या रेट होनी चाहिए वो आप बता दोगे पार्टनरशिप डीड में। वो आप क्या करोगे, बता दोगे कि कैपिटल पे, ड्रॉविंग पे, लोन पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होनी चाहिए। हमें वो सारी बातें पार्टनरशिप डीड में लिख देनी चाहिए जिसकी जरूरत हमें बिजनेस में पड़ सकती है, जिससे कि फ्यूचर में किसी भी तरह का
जो है प्रॉब्लम्स ना हो, किसी तरह का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि पार्टनर्स की सैलरी कितनी होनी चाहिए। किस पार्टनर को कितना सैलरी दोगे, किस पार्टनर को कितना कमीशन दोगे, सैलरी, कमीशन और एनी रेमुनरेशन टू पार्टनर, और एनी रेमुनरेशन, आप जो भी कुछ देना चाहते हो पार्टनर को वो कितना दोगे वो पहले से तय होनी चाहिए। एनी रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर, रेमुनरेशन टू पार्टनर। ठीक है, यानी किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिलना चाहिए, कितनी कमीशन होनी चाहिए, वो क्लियरली मेंशन हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। अब देखो क्या होगा कि जब पार्टनरशिप बिजनेस ग्रो होगा तो उसकी एक वैल्यू बनेगी गुडविल की। ठीक है, अब उस गुडविल को कैसे वैल्यू करोगे वो भी आपको पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। आगे चल के पढ़ोगे कि गुडविल को वैल्यू करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे गुडविल को वैल्यू करने का वो क्लियरली आप पार्टनरशिप डीड में बता दोगे, तो आपस में क्या होगा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो वैल्यू जो होगा गुडविल का वो किस मेथड से डिटरमाइन होना चाहिए वो पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगला क्या हो सकता है, अब देखो आपका बुक्स कब क्लोज करना है। ठीक है, अब जनरली इंडिया में जो रूल होते हैं वो जनवरी से दिसंबर होते हैं या फिर अप्रैल से मार्च होते हैं। आप कौन सा अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करना चाहते हो, वो ऐसा कुछ पार्टनरशिप एक्ट में लिखा नहीं है कि आपको यही फॉलो करना है, तो आप अपना अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन सा अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करोगे। ठीक है, पर जनरली आप जो अपने बुक में देखोगे वो दो तरह का जो है अकाउंटिंग पीरियड आपको मिलेगा। एक तो होता है 1 जनवरी से दिसंबर तक का, ठीक है, और दूसरा होता है अप्रैल से मार्च तक का, 1 अप्रैल से मार्च 31 तक का। तो ये दो जो है अकाउंटिंग पीरियड जनरली फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, चलो अब उसके अलावा अगर कोई पार्टनर्स के राइट एंड ड्यूटीज बताना है तो आप वो भी बता सकते हो कि पार्टनर्स के क्या अधिकार होंगे। ठीक है, पार्टनर्स की क्या सब ड्यूटीज होंगे वो आप इस पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हो, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, उसके बाद और भी क्या, देखो होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकते हैं, बट मैं आपको की पॉइंट बता रहा हूं जो कि आपको क्वेश्चंस में भी काम आएंगे, और अगर आपको एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि क्या सब कंटेंट होना चाहिए तो आप ये सब लिख के आ सकते हो। ठीक है, आपको क्या सारा याद करना है, बिल्कुल सारा याद नहीं करना है, उसमें से की पॉइंट आपको प्रैक्टिस करते करते हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है कि अगर आपस में कुछ झगड़ा हुआ, पार्टनर्स के बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ, ठीक है, तो उस डिस्प्यूट को कैसे सुलझाया जाएगा, उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, वो चीज आप क्लियरली लिख दोगे। मैं क्या बोल रहा हूं, प्रोसीजर क्या होना चाहिए सेटलमेंट करने का डिस्प्यूट को, प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, यानी कुछ अगर आपस में झगड़ा हो जाता है तो कैसे उसको सुलझाओगे, उसका क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, वो भी आप पार्टनरशिप डीड में लिख दोगे। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है कि आप पार्टनरशिप, क्या हुआ कि पार्टनरशिप को अगर बंद करना है, डिसॉल्व करना है, पार्टनरशिप को खत्म करना है, तो उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए वो भी आप लिख दोगे। प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, ये आपको नॉलेज के लिए मैंने सारी बातें ऑलमोस्ट बता दी। क्या इसके अलावा भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बट इतना आपको आप लोग के लिए सफिशियंट है। ठीक है, पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का एड्रेस, पार्टनर्स का ऑक्यूपेशन, पार्टनरशिप फर्म का नाम, पार्टनरशिप फर्म का एड्रेस, नेचर ऑफ बिजनेस क्या होना चाहिए, मेन सोर्स ऑफ बिजनेस क्या होना चाहिए, कौन पार्टनर कितना कैपिटल लगेगा, कैसे प्रॉफिट को बांटेगा, ड्रॉविंग्स पे, कैपिटल पे, लोन पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होनी चाहिए, किस पार्टनर को कितना सैलरी कमीशन दोगे, गुडविल की वैल्यूएशन करने का मेथड कौन सी होनी चाहिए, कौन सा अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करोगे, पार्टनर्स के क्या राइट एंड ड्यूटी होंगे, कैसे डिस्प्यूट को सेटल करोगे, कैसे फर्म को बंद करने का क्या प्रोसेस है, वो सब सारी बातें आपके पार्टनरशिप डीड के कंटेंट में लिखी होनी चाहिए। अब देखो, अब एक सवाल आती है कि क्या फर्म का रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कंपलसरी होना जरूरी है। क्या आपको फर्म का
पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था कि देखो एग्रीमेंट भी जो होता है रिटेन एग्रीमेंट जरूरी नहीं होता है, उसी तरह से फर्म का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी नहीं होता है कि आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत रजिस्ट्रेशन कराओ, यानी कि जरूरी नहीं होता। आंसर इज नो, इट इज ऑप्शनल। ठीक है, रजिस्ट्रेशन क्या है, ऑप्शनल है। तो अगर आपको कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि क्या पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, मैंडेटरी है कि करना ही पड़ेगा तभी आप पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हो, तो आंसर इज नो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप एक्ट के तहत आप रजिस्टर कराओ ही, बिना रजिस्ट्रेशन का भी आप पार्टनरशिप फर्म चला सकते हो। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन, क्या पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी है? ठीक है, ये भी आपको मैं लिखा देता हूं कि इज पार्टनरशिप डीड, ठीक है, जो मैंने बोला पार्टनरशिप डीड जो होता है क्या नेसेसरी है होना फर्म के लिए? तो आंसर इज नो। यहां पे भी आंसर क्या होगा, नो, क्योंकि ये भी क्या है, ऑप्शनल है, इट इज ऑल्सो ऑप्शनल। बट हाँ, अगर हम मान के चलो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते तो फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच में आपस में झगड़े हो सकते हैं, इसीलिए पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, बट मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, कि पार्टनरशिप डीड होना ही चाहिए। ठीक है, देखो एक क्वेरी ये भी आती है कि क्या पार्टनरशिप डीड को बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है? तो आंसर इज यस, पार्टनरशिप डीड को बदल सकते हैं, यस, इफ ऑल पार्टनर एग्री। ठीक है, अगर सभी पार्टनर सहमत होते हैं कि पार्टनरशिप डीड को चेंज होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड हम बदल सकते हैं, तभी हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप डीड को चेंज कर सकते हैं। अगर उसमें से कोई एक पार्टनर भी बोला कि नहीं पार्टनरशिप डीड हम नहीं बदलेंगे, तो आप पार्टनरशिप डीड को चेंज नहीं कर सकते हो। इसीलिए क्या होगा, सभी पार्टनर का सहमति जरूरी है अगर आप पार्टनरशिप डीड को बदलना चाहते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड को बदलने के लिए सभी पार्टनर्स की सहमति जरूरी है। अब देखो, प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया क्योंकि पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी तो था नहीं। अब कुछ ऐसे पार्टनरशिप बिजनेस होते हैं जो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते, जस्ट ओरली जो कुछ भी है आपस में मौखिक में ही बात कर लेते हैं और पार्टनरशिप बिजनेस शुरू कर देते हैं। अब ऐसे केस में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो प्रोविजन होता है वो अप्लाई होगा। ठीक है, आपने अगर कोई सा भी एग्रीमेंट नहीं बनाया, आपके पास कोई भी सा भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन अप्लाई होगा। ठीक है, और मैंने ये भी बोला कि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, अब मान के चलो पार्टनरशिप डीड तो बनाया बट कुछ बातें ऐसा है कि आपने नहीं लिखी। ठीक है, अब मान के चलो मैंने इतना सारा लिस्ट दिया, उसमें से 2-4 बातें आपने लिखी, 2-4 बातें नहीं लिखी, तो अगर कोई बात नहीं लिखा हुआ है और वहां पे अगर पार्टनर्स के बीच में झगड़े होते, डिस्प्यूट होते, तो वहां पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? तो वहां पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन अप्लाई होगा। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कुछ बातें लिखी हुई है जो बोला गया है कि अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप बिजनेस के पास नहीं है तो फिर ये सारी बातें वहां पे अप्लाई होगी। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में ये हो सकता है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो और पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हुआ तो कौन से रूल्स अप्लाई होंगे, और ये सारे रूल्स जो मैं अभी बता रहा हूं वो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब हम लोग इसको शुरू करते हैं कि कौन कौन से प्रोविजन, कौन कौन से रूल्स हैं पार्टनरशिप डीड एक्ट 1932 के, जो अगर पार्टनरशिप नहीं रहता है तो वहां अप्लाई होता है। पहला क्या है, सैलरी एंड कमीशन। सैलरी बोल सकते हो, कमीशन बोल सकते हो, और कोई सा भी रेम्युनरेशन, कोई सा भी एंड एनी रेम्युनरेशन टू पार्टनर। रेम्युनरेशन का मतलब क्या होता है पता है, उसका पारिश्रमिक, वो मेहनत करता है उसका जो कुछ उसको जो पैसा देते हैं उसी को रेम्युनरेशन बोलते हैं। ठीक है, एंड रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स। अब यहां पे पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है कि सैलरी, कमीशन और रेम्युनरेशन अगर पार्टनर्स को चाहिए होता तो वो शुरू में ही क्यों ना डिस्कस कर लेते कि पार्टनरशिप डीड क्यों नहीं उसके लिए बनाते कि हमको इतना सैलरी चाहिए, तो आपस में पहले से डिस्कस करके रखना चाहिए। अभी क्यों झगड़ा कर रहे हो? अगर तुमको सैलरी चाहिए था, किसी पार्टनर को कमीशन चाहिए था, किसी पार्टनर को कुछ रेम्युनरेशन चाहिए था, तो तुमको पहले से क्लियरली बताना चाहिए ना बुढ़वा।
अगर तुमको पहले से ही नहीं पता है तो अब तुमको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोल रखा है कि अगर सैलरी कमीशन के बारे में चर्चा नहीं हुई है तो सैलरी कमीशन क्या होगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, यानी कि सैलरी कमीशन रेम्युनरेशन जो है नहीं पे किया जाएगा, नॉट पेड टू एनी पार्टनर। हम किसी भी पार्टनर को सैलरी कमीशन नहीं देंगे। हम सैलरी कमीशन तभी देंगे जब पहले से पार्टनरशिप डीड में इस बात को लिखा है। अब देखो ना, सोचो सिंपल सी बात है, 4 पार्टनर था ABCD, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ दिन पार्टनरशिप बिजनेस चला, पहले से ये लोग डिस्कस नहीं किए कि सैलरी चाहिए, और C बोलते कि हम तो ज्यादा मेहनत करते हैं, हमको सैलरी चाहिए। अरे तुम ज्यादा मेहनत करो तो पहले से तुम क्लियरली इस बात को लिखो, या आगे चल के आप सभी पार्टनर को सहमत करो। अगर सभी पार्टनर सहमत हो जाते हैं, अगर सारे पार्टनर एग्री हो जाते हैं तो फिर तुम सैलरी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई सा भी पार्टनर एग्री नहीं होता है कि तुमको सैलरी नहीं मिलना चाहिए, तो फिर वहां पे कौन सा रूल होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा, और बोलेगा कि अगर सब पार्टनर सहमत नहीं है और तुम बोल रहे हो कि तुमको सैलरी चाहिए, तो तुमको पहले क्लियरली लिखवा लेना चाहिए इंडियन पार्टनरशिप डीड में। और तुमने नहीं लिखाया, इसीलिए तुमको ना सैलरी मिलेगा, ना कमीशन मिलेगा, ना कोई रेम्युनरेशन मिलेगा, कुछ भी नहीं देंगे, नॉट पेड टू एनी पार्टनर। इसीलिए अगर आप लोग कभी पार्टनरशिप बिजनेस करते हो तो सारी टर्म एंड कंडीशन पहले से लिखवा लो। ठीक है, अगर आपको सैलरी चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस में तो पहले से लिखा होना चाहिए, ठीक है, कि कितना सैलरी आपको चाहिए। ठीक है, अब ऐसे में क्या होगा कि अगर मान के चलो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई बोलेगा हमको इतना सैलरी दे दो, कोई बोलेगा इतना, इससे क्या होगा कि बिजनेस टूट जाएगा। इसीलिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आता है बीच में और बोलता है रुक जाओ, अगर तुम लोग पहले से डिसाइड नहीं किए हो तो तुमको कोई भी सैलरी कमीशन हम नहीं देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं लाभ हानि को कैसे बांटा जाए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस। अब लाभ हानि को कैसे बांटोगे, तो देखो आप ही के घर में क्या होता है, अगर कुछ ऐसा नहीं होता है तो अगर कोई भी चीज अच्छा चीज आता है तो सबको क्या करते हैं, बराबर बराबर बांट देते हैं। उसी तरह से ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या है, मीडिएटर बन के आया है। ठीक है, मीडिएटर बन के आया है कि देखो तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो। ठीक है, अगर तुम लोग पहले से इस चीज को, अगर किसी को ज्यादा प्रॉफिट चाहिए होता तो वो पहले से बोल के रखता, अभी तो कुछ बोले नहीं हो और अभी झगड़ा कर रहे हो, तो ऐसा मत करो। अगर ऐसा है कि तुम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ नहीं बोले हो पार्टनरशिप डीड में, तो तुम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस क्या करेंगे, बराबर बराबर में बंटवाएंगे, इक्वल रेशियो में बंटवाएंगे। क्या करेंगे, इक्वल रेशियो में बंटवाएंगे। ठीक है, यानी बराबर बराबर अनुपात में सबको बराबर बराबर प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल एक दिखाता हूं आपको, देखो अब जैसे ये ABCD है। ठीक है, अब देखो ए क्या है कि ए ना, अब कैपिटल भी बता देता हूं। ठीक है, ए ने 1 लाख रुपया लगाया, बी भी 1 लाख रुपया लगाया, ठीक है, सी 2 लाख लगाया, और डी जो है डी भी 1 लाख लगाया। ठीक है, अब देखो नॉर्मली तो होना चाहिए कि क्या हो रहा है, सी ज्यादा पैसा लगा रहा है, तो क्या होना चाहिए नॉर्मली कि रेशियो होना चाहिए 1:1:2:1, पूंजी कर कि जिसका जितना पूंजी है उसके हिसाब से प्रॉफिट को बांटना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये चीज तुमने बोला नहीं, मतलब पहले ही ये चीज तय हो जाने चाहिए पार्टनरशिप डीड में। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में हम ये नहीं बोलेंगे कौन कितना पैसा लगाया, कौन कितना मेहनत कर रहा है, कौन कितना क्या कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो हम सबको बराबर बराबर देंगे, 1:1:1, यानी सबको 1:1 के रेशियो में बांटेंगे, सबको बराबर मिलना चाहिए लाभ हानि में। और अगर तुम पहले से डिसाइड कर लेते तो जो तुम लोग डिसाइड करते वही होता, लेकिन तुम लोग डिसाइड नहीं किए अभी। अब और ये भी हो सकता है कि देखो शुरू में डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन बाद में चल के हम लोग, अब कोई पार्टनर ने ज्यादा पैसा लगाया तो फिर वो पार्टनर बोलता है हमको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए और सब लोग सहमत हो गया, तब फिर पार्टनरशिप डीड अप्लाई नहीं होगा। पार्टनरशिप डीड तभी अप्लाई होगा जब कोई बोलता है कि हमको ये चाहिए और सभी सहमत नहीं होते, यानी कि डिस्प्यूट होता है, आपस में थोड़ा झगड़ा हो जाता है। और अगर झगड़ा हो जाता है तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा। और पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि ना तो सैलरी मिलेगा, ना कमीशन मिलेगा, ना रेम्युनरेशन मिलेगा, और प्रॉफिट बराबर बराबर बांटो। प्रॉफिट क्या करो, बराबर बराबर बांटो। चलो अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, पैसा जो लगाता है बिजनेस में पार्टनर्स के द्वारा उस पे ब्याज। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है कि पार्टनर्स के पूंजी पर ब्याज, तो देखो किसको कितना मिलना चाहिए वो पहले से पता होना चाहिए, नहीं पता है तो हम पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे।
क्यों नहीं देंगे भाई? क्योंकि देखो पूंजी पूंजी लाना आपको बिजनेस में, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि बिजनेस आपने शुरू किया तो सबको कैपिटल लाना है व्यापार में, तभी बिजनेस रन करेगा। तो ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो आपको इंटरेस्ट मिलना नहीं। आप प्रॉफिट में तो हिस्सा ले ही रहे, तो आपको इंटरेस्ट, अब पहले से अगर डिसाइड करके रखते तो इंटरेस्ट ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता तो ठीक था। नहीं अगर डिसाइड किए तो कोई सा भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नॉट पेड टू एनी पार्टनर, नॉट पेड टू एनी पार्टनर, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया जाएगा। किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे अगर पार्टनरशिप डीड कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। अब एक चीज देखो, अब मान के चलो मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं कि ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्ट अलाउड है पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये एक अलग सिनेरियो बताने की कोशिश करता हूं कि इंटरेस्ट अलाउड है पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। पार्टनरशिप डीड बोल रहा है कि इंटरेस्ट हम देंगे, मतलब ये इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे, ठीक है। और प्रॉफिट उस साल क्या हुआ, कम हो गया। इंटरेस्ट अलाउड है पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। और बोला जा रहा है कि हम प्रॉफिट हम इतना इंटरेस्ट देंगे और उस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा? प्रॉफिट नहीं हुआ तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। केवल प्रॉफिट में से इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है। केवल प्रॉफिट में से इंटरेस्ट दिया जाता है। ये अभी मैं हटा देता हूं क्योंकि अभी तो हम लोग पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन डिस्कस कर रहे हैं। बस ये समझ लो कि बाद में चल के मैं पढ़ाऊंगा कि अगर इंटरेस्ट दिया भी जाता है तो केवल प्रॉफिट में से दिया जाता है, और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो फिर इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा किसी भी पार्टनर को, ठीक है। चलो अब हम लोग पॉइंट, अगला पॉइंट हम नेक्स्ट पेज में ही लिख लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर होगा। फोर्थ पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन भी बोलो या इसको एडवांस भी आप बोल सकते हो। ये एडवांस पार्टनर देता है किसको? बिजनेस, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन और एडवांस बाय पार्टनर, पार्टनर के द्वारा इसको दिया गया किसको? फर्म को, बाय पार्टनर टू फर्म। अब देखो इस केस में क्या होगा कि अब अगर क्लियरली ये नहीं बताया गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो नॉर्मली ये सोचो, देखो पूंजी लाना तो जिम्मेदारी था सब पार्टनर को, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए कैपिटल चाहिए। लेकिन कोई लोन वैसे थोड़े नहीं दे देगा, अब बाहर से भी जाते तो आपको लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो एटलीस्ट जो महंगाई का रेट है उतना तो मिलना चाहिए पार्टनर को। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी यही बोलता है कि नॉर्मली जो हमारे देश में महंगाई का रेट चल रहा है वो 6% चल रहा है, कभी 6% से ऊपर, कभी 6% से नीचे, लेकिन एवरेज रेट जो है वो 6% है। तो अगर कोई पार्टनर लोन देता है और तुमने पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है, पहली तो बात तो लिखना चाहिए था यार तुमको, क्योंकि कोई पार्टनर कैपिटल के अलावा पैसा लगाया, क्यों लगाएगा? अगर उसको कुछ भी नहीं मिलेगा तो वो क्यों लगाएगा? चलो कैपिटल लगाना तो हर पार्टनर्स की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है तो उसको कैपिटल लगाना पड़ेगा। लेकिन लोन देना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं होती है। और किसी पार्टनर ने हेल्प किया कि चलो पार्टनरशिप बिजनेस में पैसा चाहिए, अगर हम बैंक से जाएंगे तो बैंक इतना हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो हमारे पास पैसा है, किसी पार्टनर के पैसा था तो वो लोन और एडवांस के रूप में दे दिया बिजनेस को चलाने के लिए, तो उसको इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए। तुम नहीं लिखे तो वो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि एटलीस्ट 6% के दर से 6% पर एनम के हिसाब से पार्टनर्स को मिलना चाहिए। अब ये कैसे डिसाइड किया पार्टनरशिप एक्ट? ये समझो, नॉर्मली हमारा जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट है ना इंडिया में, एवरेज इन्फ्लेशन रेट वो 6% ही है। तो उसी बेसिस पे बोला कि देखो महंगाई इस तरह से बढ़ रहा है तो कम से कम उसको महंगाई जितना बढ़े उतना तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तभी तो वो कोई पार्टनर्स लोन आपको देगा, ठीक है। और याद रखना एक चीज कि मैंने क्या बोला, कैपिटल क्या बोला कि केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है, जो प्रॉफिट होता है तभी दिया जाता है। लेकिन ये लोन जो होता है ना बाबू, ये चाहे लॉस भी है तब भी आपको पे करना पड़ेगा, लॉस भी होता है तब भी पे करना होगा। तो ये आप नोट कर लो कि ये जो इंटरेस्ट पेएबल होता है, ये जो इंटरेस्ट है ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पेएबल होता है इवन इफ देयर इज ए लॉस, पेएबल इवन इफ देयर इज अ लॉस, यानी कि अगर लॉस होता है तब भी पे करना पड़ेगा। प्रॉफिट कैपिटल के केस में क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट होगा तभी, और नहीं कुछ लिखा होगा तो हम कुछ भी नहीं देंगे, लिखा भी होगा तब भी देंगे उतना ही जितना प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि वो तो प्रॉफिट में तुम हिस्सा ले ही रहे हो और पूंजी लगाना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी था। लेकिन लोन पे इंटरेस्ट तो देना जरूरी है ना, क्योंकि लोन तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में नहीं दे रहा है। तुमको पैसा चाहिए था, तुमको बाहर से भी लोन ले सकते थे, तो बाहर से लोन लेते तो वहां भी इंटरेस्ट लगता, अब यहाँ भी इंटरेस्ट तो। इसीलिए इवन इफ देयर इज अ लॉस, अगर लॉस होता है तब भी इंटरेस्ट ऑन लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा।
ठीक है, आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। ड्रॉविंग्स क्या होता है? कैपिटल में से जो पैसा निकालता है उसे हम ड्रॉविंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। सर जी कैसी बात करते हो, कैपिटल के टाइम में तो आपने जब पैसा बंदा कैपिटल लगाया तो उस टाइम में तो आपने इंटरेस्ट दिया नहीं, अभी वो अपना पैसा खुद का पैसा निकाल रहा है, आप उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कैसे चार्ज करोगे? तो नॉट चार्ज फ्रॉम, नॉट चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर। अब एक चीज सीखो, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? जब पैसा पार्टनर्स कैपिटल में लगाते हैं तो उस पे उसको ब्याज मिलता है, यानी पार्टनर्स को ब्याज मिलता है। तो फर्म के लिए क्या है? खर्चा है। फर्म क्या करती है? पूंजी पर ब्याज देती है। लेकिन जब पार्टनर पैसा निकालता है तो उसे ड्रॉविंग बोलता है। उस केस में पार्टनर्स को चुकाना पड़ता है बिजनेस को। तो उस केस में फर्म के लिए क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग क्या है? इनकम है। आगे चल के जब आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो आप देखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम खर्चा मानते हैं बिजनेस के लिए, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग को क्या मानते हैं? इनकम मानते हैं। और अगर कोई भी बात पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा पार्टनर्स को, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग उससे लिया जाएगा। पार्टनर से हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग भी चार्ज नहीं करेंगे। तो देखो ये जो 5 पॉइंट है, ठीक है, ये आपके प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको हमेशा आपको याद रखने पड़ेंगे और इसी बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि अगर पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कहीं पे रूल अप्लाई करना होगा, यानी पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट होगा, तो ये 5 रूल आपको सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, क्या क्या 5 रूल है? किसी पार्टनर को सैलरी कमीशन नहीं देंगे अगर नहीं लिखा रहेगा तो पार्टनरशिप डीड में। प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटेंगे, प्रॉफिट लॉस को। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला? उसके बाद बोला कि पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे, ना ड्रॉविंग पे ब्याज लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग पे ना ब्याज लेंगे ना पूंजी पर ब्याज देंगे। बस ये है कि पार्टनर्स लोन और एडवांस पे हम दे देंगे 6% से, क्योंकि भाई महंगाई भी तो 6% से बढ़ रहा है और लोन पार्टनर्स के द्वारा लोन देना कोई जिम्मेदारी तो थी नहीं, इसीलिए हम 6% की दर से देंगे। तो ये 5 पॉइंट जो था ये आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा भी कुछ पार्टनरशिप एक्ट के कुछ प्रोविजंस है, वो उसको मैं एडिशनल पॉइंट के रूप में आपको लिखा देता हूं। मैं क्या करता हूं? एडिशनल पॉइंट के रूप में आपको लिखा देता हूं कि वो भी आप नोट कर सकते हो, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतना रिलेवेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको नोट डाउन करा देता हूं। पहला पॉइंट क्या है कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, एडमिशन, अगर किसी पार्टनर, कोई नया पार्टनर, आप देखो 4 दोस्त मिलके बिजनेस कर रहे थे और कोई नया पार्टनर को लाना चाहता है, वो चाहता है कि उसका एक और दोस्त जुड़ जाए, तो वो हो सकता है, ऐसा संभव है कि एडमिशन कोई नया पार्टनर को आप करा सकते हो, लेकिन सारे पार्टनर को का सहमति होना जरूरी है। कंसेंट चाहिए, सबकी सहमति चाहिए। कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिक्वायर्ड। एग्जिस्टिंग पार्टनर रिक्वायर्ड, यानी सभी पार्टनर की सहमति जरूरी है, रिक्वायर्ड। अब जैसे देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये ए बी सी 3 पार्टनर था, ए बी सी 3 पार्टनर थे। अब चाहता है कि एक डी भी आए। ठीक है, तो डी को लाने के लिए सभी पार्टनर को जो है वो सहमति देनी पड़ेगी। अब मान के चलो बी चाहता है कि डी ना आए, बी को लगता है कि यार हम तीनों लोग ठीक हैं, तो फिर डी नहीं आ सकता है, क्योंकि सभी पार्टनर की सहमति जरूरी है, तभी कोई नया पार्टनर आ सकता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि क्या एक माइनर को एडमिशन दिला सकते हैं एज ए पार्टनर? एडमिशन ऑफ अ माइनर, ये भी कभी कभी आपको क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या एक माइनर जो है पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो सकता है? एडमिशन ऑफ अ माइनर, मैंने आपको शायद फर्स्ट क्लास में ही समझाया था कि माइनर भी पार्टनर बन सकता है, लेकिन क्या हो सकता है कि सबसे पहला बात तो एडमिशन कोई भी किसी भी पर्सन को कर रहे हैं तो सारे पार्टनर को एग्री होना चाहिए। ऑल पार्टनर एग्री होगा तभी किसी माइनर को भी एडमिशन करा सकते हो, क्योंकि सब सहमत नहीं है तो फिर नहीं होगा, ऑल पार्टनर एग्रीड होना चाहिए। फिर माइनर जो बनेगा वो केवल प्रॉफिट के लिए साझेदार बनेगा, लॉस होगा तो फिर वो उसका लॉस के लिए वो भरपाई नहीं करेगा। माइनर जो हो सकता है पार्टनर फॉर द बेनिफिट ऑफ फर्म, माइनर कैन बी, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनर कैन बी अ पार्टनर
पार्टनर तो हो सकता है माइनर, लेकिन केवल पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, यानी कि एक माइनर पार्टनर हो सकता है केवल पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए, यानी अगर कोई लॉस होता है तो फिर माइनर उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, माइनर केवल प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अगर किसी पार्टनर को रिटायर करना है, रिटायरमेंट चाहिए, अब वो चाहता है कि अब वो बिजनेस नहीं करे, अब वो शांति से लाइफ जीना चाहता है, तो वो पार्टनर बिजनेस से रिटायरमेंट होना चाहता है, रिटायर करना चाहता है। क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जब चाहे तब हो सकता है, लेकिन वो क्लियरली अगर एग्रीमेंट में बोला गया है कि अगर कोई पार्टनरशिप इंटर कर दो तो कम से कम आपको 4 साल बिजनेस में रहना चाहिए, तो जो एग्रीमेंट में बोला गया है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, यानी एज पर एग्रीमेंट। एक तो पहली बात, आप एग्रीमेंट में लिख दी हो कि हम 5 साल रिटायर नहीं करेंगे, तो आपको 5 साल तो काम करना पड़ेगा। या दूसरा हो सकता है सब पार्टनर सहमत है तो रिटायर हो सकता है, रिटायर हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, रिटायर हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। सारा पार्टनर अगर सहमत है, ठीक है, तो फिर रिटायर भी कर सकता है, रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। अगर सभी पार्टनर सहमत है तो फिर क्या कर सकता है? रिटायर भी कर सकता है। ठीक है, चलो अब एक पॉइंट और है, वो भी मैं बता ही देता हूं आप लोग को। ठीक है, ये देखो, ये सब पॉइंट जनरली आपको टीचर नहीं पढ़ाएंगे, बट ये सब चीज जानना जरूरी है अगर आप चाहते हो कि हम अकाउंट्स में एक्सपर्ट बने, तो इस सब चीज का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में काम आता है। भले एग्जाम में ये काम नहीं आए, और क्यों नहीं काम आ सकता है, इस पे ऑब्जेक्टिव तो पूछा ही जा सकता है। ठीक है, तो आपको नॉलेज भी हो जाएगा, ठीक है, आगे चल के इसका बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं डेथ। अब देखो, डेथ की तो कोई बात ही नहीं है भाई। अगर मान के चलो किसी पार्टनर की अचानक से डेथ हो जाती है, ठीक है, जो किसी के हाथ में तो नहीं है, ये तो भगवान के हाथ में है कि किसी पार्टनर की अचानक से क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो सर उस केस में क्या करेंगे अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो? अब देखो, जनरली अगर मान के चलो 3 पार्टनर था, एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो उस केस में फर्म क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगा। मैं क्या बोला? डिसॉल्व मतलब होता है फर्म बंद हो जाएगा, फर्म में डिसॉल्व, में डिसॉल्व, डिसॉल्व मतलब होता है बंद। ठीक है, फर्म को बंद करना पड़े, डिसॉल्व हो सकता है। लेकिन ये हो सकता है अनलेस, अगर बाकी पार्टनर, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय पार्टनर, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय पार्टनर्स। अब देखो, एक पार्टनर चला गया इस दुनिया से, तो बाकी पार्टनर चाहता है कि चलो तब भी हम इस बिजनेस को कंटिन्यू करें, तो कर सकता है। बट अगर सब लोग नहीं चाहते तो फर्म क्या होगा? अगर पार्टनर चला गया तो नॉर्मली फर्म बंद हो जाएगा। ठीक है, एक पार्टनर चला गया तो बंद हो गया, लेकिन बाकी पार्टनर अगर उसको कंटिन्यू करना चाहता है तो वो कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखी हुई है। ठीक है, जिसको मैंने आपको बता दिया 5 बातें, तो जो कि आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पार्टनर को ना तो कोई सैलरी मिलेगा, ना तो कमीशन मिलेगा, ना कोई सा भी रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं लिखा है तो। प्रॉफिट एंड लॉस को बराबर बराबर बांटेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन पे हम 6% के दर से देंगे, जो नॉर्मली महंगाई का एवरेज रेट है उसके हिसाब से हम 6% इंटरेस्ट देंगे। ना तो कैपिटल पे हम इंटरेस्ट लेंगे पार्टनर्स को, ना तो कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे, ना ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए क्या है? इनकम। ठीक है, इसके अलावा अतिरिक्त बात क्या बोला है कि कोई भी पार्टनर को अगर एडमिशन कराना हो तो सभी पार्टनर का सहमति होना जरूरी है। और माइनर तो पार्टनर हो सकता है, लेकिन केवल फर्म के बेनिफिट के लिए हो सकता है, लॉस के लिए नहीं। रिटायर करना हो तो जब मन चाहे तब रिटायर कर सकते हो, लेकिन ये बात एग्रीमेंट में लिखी होनी चाहिए। अगर एग्रीमेंट में बोले कि कम से कम 5 साल काम करेंगे तो आपको करना पड़ेगा। और बाकी सब पार्टनर को मना लो, जब चाहो रिटायर करना चाहो आप रिटायर कर सकते हो। ठीक है, डेथ हो जाने पे जनरली फर्म बंद हो जाता है, लेकिन बाकी सभी पार्टनर सहमत हो तो फर्म को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, चलो तो आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं। आज हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड को एकदम पूरा जड़ से समझ लिया। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू करेंगे। तो चलो आज हम बस इतना ही करते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।